हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस खत्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, यानी पावर एंड पोजीशन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखिए, ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति पद का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। बेशकली हमने ये जाना भी कि उसमें जो है आज बहुत बुराइयों का सामना कर रहा है और बहुत सी बुराइयों ने उसका स्थान ले लिया है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति का भी शक्तिशाली होना जरूरी है। तो इसी विषय पे है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति क्या है। तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देश में आध्यात्मिक शासन प्रणाली स्थापित करता है और इसमें कार्यपालिका के मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। यानी कार्यपालिका की जितनी भी पावर होती है सब राष्ट्रपति के पास ही होता है, जिसके हाथ में सारी शासन जो है प्रबंधन की शक्तियाँ होती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति की संविधान को कार्यपालिका के सभी शक्तियों का मुखिया बनाया गया है और यह पद विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पद माना गया है। यानी शक्तिशाली के साथ प्रतिष्ठित पद भी है। इसमें आग ने कहा था अपने शब्दों में कि अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक है और यह कोई नाम मात्र का मुखिया नहीं है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है, चाहे आप इंग्लैंड में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति होता है सिर्फ नाम मात्र का ही होता है, उसका कोई कार्य नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली है और कहते हैं ये नाम मात्र का मुखिया नहीं है तो इसकी शक्तियाँ वास्तविक ही भी है। इसे मुनेरो ने भी अपने शब्दों में यही बात रिप्रेजेंट किया था कि वो इतनी शक्तियों का प्रयोग करता है जितनी अभी तक जो है लोकतंत्र राज्य में किसी व्यक्ति से प्राप्त न की हो। ही द एक्सरसाइज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट द अथॉरिटीज एवर वालिड बाय ऑन मैन इज अ डेमोक्रेसी। इसकी शक्तियाँ प्रतिदिन बढ़ती गई है और डॉक्टर सिडनी ने भी यही शब्दों में कहा है कि यह संघीय सरकार अधिकार शक्ति का केंद्र और तथा जो है राष्ट्रीय एकता का चिन्ह भी बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी गुट के नेता होने के कारण राष्ट्रपति के पद को एक नया जो है विश्व संबंधी आचरण प्राप्त हुआ है, जिससे यह पद विश्व के हर भाग को प्रभाव पड़ता है। अमेरिकन राष्ट्रपति के पद जो है लक्षण भी अनोखे हैं। लश्की ने भी साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी विदेशी संस्था ऐसी नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। संयुक्त राज्य राष्ट्रपति लगभग राजा ही भी है और साथ में लगभग प्रधानमंत्री भी है। यानी ये अमेरिका में ही संभव है जो कि वो राजा भी हो सकता है और प्रधानमंत्री भी खुद ही स्वयं होता है। द नो इज अ फॉरगन इंस्टीट्यूशन विद देयर विच इज ऑन इन बेसिक सेंस इट्स कैन बी कंपेयर्ड टू बिकॉज ऑफ बेसिकली देयर आर नो कंपेरेबल फॉरगन इंस्टीट्यूशंस। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज अ बोथ मोर और लेस दैन टू किंग, ही इज ऑल्सो बोथ मोर और लेस दैन अ प्राइम मिनिस्टर।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लेखकों ने राष्ट्रपति के चारों वर्ष के लिए चुना हुआ ताजहीन बादशाह भी कहा है, यानी ताज बेशकली नहीं है लेकिन फिर भी बादशाह है। ऐसे पद का विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है और यदि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यदि बात यहाँ करें राष्ट्रपति की शक्ति और उसके कार्य में, तो कहते हैं फार्गन्स तथा जो है मैक हेनरी ने साफ शब्दों में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति लोकतंत्र राज्य द्वारा बनाए गए पदों में सबसे शक्तिशाली पद है। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल वी एवर टू द क्रिएट बाय द डेमोक्रेटिक नेशन। अमेरिका में राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति उसे प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं को सामने राष्ट्रपति को शक्तियां देने के समय दो बात थी कि वे राष्ट्रपति को कम से कम इतनी शक्तियां अवश्य देना चाहते थे कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एकता बनाए रखे, क्योंकि उनका परिसंघ के संविधान के अंतर्गत एक कमजोर कार्यकारी का बुरा अनुभव हो चुका था। परंतु दूसरी ओर जो थी वह राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां भी नहीं देना चाहते थे कि वह जो है जड़ द्वितीय बन जाए। इसलिए मनोरो के शब्दों में संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति पद में जो है शक्ति और सुरक्षा के सम्मिलित करना चाहते थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति को उचित शक्ति भी दी और साथ ही प्रतिबंध भी लगा दिया। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली चुना हुआ अधिकारी होता है। जैसे मनोरो ने भी कहा था कि जब उन्होंने अथवा संविधान बनाने वाले आज्ञा दी कि कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए, तब उन्हें यह कल्पना तक भी नहीं की थी कि उन्होंने अपने इस थोड़े से शब्दों में ऐसी शक्तियां दे दी है जो किसी भी व्यक्ति के पास लोकतंत्र राज्य में नहीं है। When the former of constitution declares to the executive power shall be vested and there is a president, there did not be realized that is someday this ninth world would be sharp to the constitutional and the largest amount of authorities ever to varied by any man of the democracy। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चाहे और कि जितने भी क्षेत्र में प्रभाव क्यों न हो, परंतु सबसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही मुखिया होता है। इसमें आग ने अपने शब्द में ये बात कहा था कि वह और कुछ भी हो जो है मुख्य कानून बनाने वाले दल का नेता जो है राष्ट्र के हितों का रक्षक राष्ट्रपति सबसे पहले एक प्रबंधक भी है। एंड ही माय बी अ चीफ ऑफ रेगुलेटर्स पार्टी ऑफ लीडर जनरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव। यानी संविधान अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और कार्यकारी शक्तियों को हम आगे संक्षिप्त विवरण भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आता है कि कानून लागू करना और शांति की व्यवस्था बनाए रखना राष्ट्रपति के पहले कार्यकारी शक्तियों में से आता है। यानी राष्ट्रपति की पहली कार्यकारी शक्तियां है वह संघीय सरकार को बनाए हुए कानून को लागू करे और जो है देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें और उसके संविधान का दायित्व भी सौंपते हैं। देखते हैं कि कानून पूरी वफादारी के साथ लागू किया भी जाए। जब वह अपना पद संभालता है तो वह शपथ ग्रहण करता है कि वह संयुक्त राज्य में संविधान को बनाए रखेगा। राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार कांग्रेस के बनाए सभी कानून और सीनेट द्वारा मानी हुई सभी संधियों को लागू करना पड़ता है। राष्ट्रपति चाहे किसी कानून को अच्छा समझे चाहे न, उसको लागू करना उसका कर्तव्य है, परंतु व्यवहार में किसी कानून को कठोरता को लागू करना और किसी को नम्रता से लागू करना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। उदाहरण अगर हम देखें क्वीनलैंड और निकोनेल में शेरमन एंट्री ट्रस्ट लागू नहीं किया गया था। कहते हैं राष्ट्रपति अपने कानून को लागू करने के कार्य के निभाने के लिए 25 लाख से अधिक संघीय कर्मचारी की सहायता लेता है और इस कार्य में न्यायालय और सेवा भी उसकी सहायता करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर राष्ट्रपति कानून लागू करने के कर्तव्य के साथ ही वह यह कर्तव्य जुड़ जाता है कि वह सारे संयुक्त राज्य अमेरिका में शांति की व्यवस्था बनाए रखे। इस कार्य का आधार संविधान की उन धाराओं पर जिनके अनुसार संघीय सरकार हर राज्य में एक जो है गणतंत्र राज्य की गारंटी देगी और इस राज्य को बाहर से हुए आक्रमणों के विरुद्ध और घरेलू हिंसा के विरुद्ध रक्षा भी करेगा। जब किसी राज्य में जो है गणतांत्रिक सरकार के भय हो तो इसमें किसी विदेशी आक्रमण का भय हो तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अपनी मनमानी को हस्तक्षेप भी कर सकता है, यानी उसकी मनमानी भी चल सकती है। उसकी यह राज्य सरकार की प्रार्थना के जो है प्रतीक्षा करने की आवश्यकता उस समय नहीं रहती है जब बाहरी खतरे उस पर आता है देश पे।
परंतु आंतरिक हिंसा के समय राष्ट्रपति तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि राज्य विधान पालिका की प्रार्थना करे, तब कर सकता है। ऐसे में करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है कि घरेलू हिंसा में उसको वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जब तक राज्य स्वयं उसको इजाजत न दे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी जो है 50 राज्य राष्ट्र जो है अमेरिका में अभी है, और इसी वजह से जो है अमेरिका काफी पावरफुल भी बना हुआ है। कहते जब इसका सम्मेलन न हो रहा हो तो जो है राज्यपाल प्रार्थना करेगा, परंतु यदि किसी आंतरिक गड़बड़ी के साथ संघीय कानून या संपत्ति के भय हो तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की प्रार्थना के बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश के लिए खतरा का विषय बन रहा है तो वो राज्य के आज्ञा के बिना भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यदि बात करें नियुक्तियां करने और हटाने की संबंधित शक्तियां, तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बहुत है राष्ट्रपति के पास। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने कार्य में सहायता के लिए बहुत सिविल सैनिक दोनों प्रकार के जो है कर्मचारी की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2 अधिकारी ही चुने जाते हैं, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारी जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति के मंत्री, राजदूत, कमिश्नरों के सदस्य, अटॉर्नी जनरल, टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी आदि आते हैं। इन सबकी नियुक्तियों में राष्ट्रपति किसी न किसी तरह हाथ होता ही है। इस अधिकार का द्वारा वह अपना कांग्रेस में जो है मान बढ़ा लेता है, यानी कांग्रेस में उसकी मान बढ़ जाती है और आवश्यकता के अनुसार जो है कानून भी पास करा सकता है। यानी कांग्रेस में कोई भी कानून होता है बहुत आसानी से पास कराने की शक्तियां आ जाती है। राष्ट्रपति कर्मचारियों की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है क्योंकि इस अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। सभी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपतियों को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है और सीनेट अपनी स्वीकृति के लिए जो है नियुक्तियों को 2 भागों में बांटती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सीनेट की जो होती है प्रार्थना करनी पड़ती है और सीनेट ही के द्वारा ही भर्ती होती है। और मैं बता दूं कि सीनेट का मतलब यही होता है कि जो 50 राज्य हैं उसमें से 2-2 सदस्य जो होते हैं सीनेट के सदस्य बनते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में भी रखना है और समझना भी है कि सीनेट होती क्या है। तो कहते हैं सीनेट अपनी स्वीकृति के लिए नियुक्तियों को 2 भागों में बांटती है। यह जो है विधान संवैधानिक जो है नहीं परंतु प्रथा पर आधारित होती है। पहले प्रकार की नियुक्तियां बड़ी ही नियुक्तियां हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री, राजदूत, कमिश्नर के सदस्य, सेनापति आदि। इस नियुक्तियों को ही विधि यह है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है और वो सीनेट उसकी उपस्थिति और वोट देने वाले सदस्य के बहुमत से उसके स्वीकार भी कर लेता है। जब उसकी नियुक्ति पूर्ण रूप हो जाती है तो सीनेट की इस स्वीकृति के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं बच जाती है। साधारणतः मंत्री की नियुक्ति में सीनेट हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि वह आवश्यकता है कि वह अच्छा प्रबंधन चलाने के लिए राष्ट्रपति अपनी मनमानी के मंत्री चुन सकता है। परंतु इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है सीनेट बहुत पूछताछ भी करती है और कई बार ये राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए व्यक्तियों को भी स्वीकृत नहीं देती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति सीनेट के साथ संबंध अच्छे हैं तो सीनेट उसकी नामांकित व्यक्ति को कम ही रद्द करती है। जनवरी 1993 में राष्ट्रपति क्लिंटन को अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मनोनीत जो बेडल का नाम वापस लेना पड़ा था क्योंकि सुडेल वॉडर्स ने अपनी घरेलू कार्य के लिए पेरू के एक ऐसे दंपति की मदद ली थी जो अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति क्लिंटन को जो है स्वीडिश जेनेटर रिनो को अटॉर्नी जनरल के पद पर मनोनीत किया। अमेरिका के इतिहास में स्वीडिश जेनेटर रिनो पहली महिला अटॉर्नी जनरल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है। अगर हम बात करें सीनेट की विनियमितता का तो इसके विषय में भी आपको जान लेना जरूरी है कि सीनेट की जो है विनम्रता यही आती है कि छोटी नियुक्तियों के संबंध में सीनेट की स्वीकृति संबंधी एक प्रार्थना बन गई है जिसके सीनेट की विनम्रता कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति ने हजारों की संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के विषय में जानना संभव नहीं है। नियुक्तियों के समय उसको अपनी पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधित्व पर विश्वास करना पड़ता है। इसलिए सीनेट में यह प्रथा बन गई है कि यदि राष्ट्रपति किसी स्थानीय नियुक्ति करते समय उस स्थान या उस राज्य के सीनेटर की स्वीकृति ले लेता है तब सीनेट उस सदस्य का मुख रखते हुए उस व्यक्ति को ही स्वीकृति दे देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें हम पद से हटाने का अधिकार, तो वो भी राष्ट्रपति को शक्ति के रूप में प्राप्त है। तो इसमें यही है कि पद से हटाने का अधिकार, द पावर ऑफ द रिमूवल। संविधान इस संबंध में चुप है कि कर्मचारियों को हटाने का कौन सा ढंग सही होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी को राष्ट्रपति को हटा सकता है या उसके लिए भी सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस ने कई बार यह असफल प्रयत्न भी किया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों में जो है
हिस्सेदार बने। और कांग्रेस ने जो है 8067 और 8076 में कानून भी बनाया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति कई विभागों के कर्मचारियों केवल सीनेट की स्वीकृति से ही हटा सकेगा, परंतु राष्ट्रपति विल्सन ने यह मानना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने प्रयोग के रूप में एक पोस्टमास्टर की नौकरी को नौकरी से निकाल दिया। यह अभियोग, जिसकी मेडल्स अभियोग कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिए गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी कर्मचारी को पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसलिए सीनेट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु राष्ट्रपति यह अधिकार असीमित नहीं है, वह कई प्रकार के कर्मचारियों को पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसके केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरे, राष्ट्रपति प्रबंधन कमिश्नरों ने बोर्ड के सदस्यों को भी नहीं हटा सकता है। तीसरे, यह कर्मचारी को भी नहीं हटा सकता है जो सिविल सेवाओं के अधीन नियुक्त हुए हैं और जिनकी भर्ती प्रतियोगिता की परीक्षा में हुई थी, उनको भी हटाने की प्रावधान जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है। यदि बात करें राष्ट्रपति कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। अमेरिकन राष्ट्रपति कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष है और अमेरिकन संविधान में मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी यहाँ पर जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल कुछ भी नहीं है। समस्त अधिकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो की गई है। राष्ट्रपति शासन के जो है कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जो है कुछ जो है सचिवों की नियुक्ति भी करता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों में सचिव ही होते हैं। इनकी संख्या आजकल 14 है और ये सब राष्ट्रपति के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं। उनकी स्थिति केवल वैधिक सहायता यानी पर्सनल असिस्टेंट की होती है तथा उनका कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति की जो है सहायता करना होता है। मंत्रिमंडल की सलाह माननी या न माननी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकता है और यदि मंत्री राष्ट्रपति के किसी निजी अथवा कार्य से सहमत न हो तो वह त्यागपत्र भी दे सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो अप्रैल 1980 में अमेरिकन राष्ट्रपति ने ईरान के अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए कार्रवाई की जो विफल रही और जिस पर विदेश मंत्री साइमन वेल्स ने त्यागपत्र दिया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति की यह कार्रवाई पसंद नहीं आई। उसके पश्चात बात करें यहाँ पर शासन के मुखिया के रूप में शक्तियाँ, तो शासन के रूप में मुखिया के रूप में शक्तियाँ भी कम नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन का मुखिया है और समस्त शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है। शासन का मुखिया होने के नाते यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आज्ञा आदेश देता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कांग्रेस के पास किए गए कानूनों को लागू करे। यानी तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे और कांग्रेस के पास किए हुए कानून को लागू करे। कहते हैं कानून तब तक व्यर्थ होती है जब तक राष्ट्रपति इसको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लागू नहीं करता है, परंतु इस कार्य के लिए वह शासन के भागडोर अपने हाथों में रखता है और कर्मचारी नियम और आदेश जारी भी करता है। यह एक अर्ध विधानकारी कार्य है जिसके द्वारा वह शासन के जो नियमन की विधि निश्चित करता है। ये सभी नियम और आदेश जिनके प्रबंधन विधानकारी कहा जाता है वह व्यक्तिगत रूप से ही जारी नहीं करता, परंतु उसके अधीन विभागों के मुखिया भी जारी करते हैं, परंतु इस संबंध में द्वारा उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति पर ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें हम विदेशी संबंधों के बारे में शक्तियाँ, तो ये भी है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है विदेश नीति पर केवल राष्ट्रपति का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि विदेश नीति निश्चित करने में सीनेट को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है, क्योंकि सीनेट ही ऐसा है जो कि सारे कार्य के लिए सक्षम होता है। परंतु व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति का हाथ ऊपर रहता है और राष्ट्रपति ही विदेश संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र प्रतिनिधि और संवाहक के रूप में कार्य भी करता है। यदि बात करें हम विदेश नीतियों के निर्माण की, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि विदेश नीति का निर्माण करना राष्ट्रपति का अधिकार है और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीतियों की धारा बदलने का राष्ट्रपति को एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। जब वह कांग्रेस को अपने वार्षिक और विदेशी संदेश भेजता है तो कई राष्ट्रपति स्वयं जाकर कांग्रेस में भाषण भी देता है और कई लिखित संदेश भेज भी देता है। इस संदेशों के द्वारा ही संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी बड़ी नीतियां का आरंभ हुआ, जैसे विभिन्नता का नियम,
मिनेरो सिद्धांत, कैनाडो के दिए हुए सिद्धांत आदि। राष्ट्रपति इन संदेशों को द्वारा भेजी हुई नीतियों के दूसरे देशों के साथ कांग्रेस की स्वीकृति या इसके बिना लागू भी करता है। कांग्रेस को विचार प्रकट करने का अधिकार है, वो अपनी कमेटियों के द्वारा विदेशी संबंध के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है, परंतु इसके संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सदैव यह प्रयत्न करता है कि सीनेट के विदेशी संबंधों की कमेटी की प्रतिनिधित्व सदन की विदेशी संबंधों कमेटी की जो है प्रसन्न रखे, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति सुखी रहता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की विरोधाता करना चाहे तो वो ऐसा कानून बना देती है जो राष्ट्रपति द्वारा आरंभ की गई विदेश नीति के विरुद्ध हो जाती है। तो कहते हैं यह तालमेल की बहुत जरूरी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपको देखा जाए तो उच्च न्यायालय हो। यदि बात करें अगली तो कहते हैं संधि करने का अधिकार। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रहता है विदेशी संबंधों का महत्वपूर्ण पक्ष है संधि करने का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शक्ति के राष्ट्रपति और सीनेट के हाथों में बांट दिया गया है। राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता है, परंतु इन संधियों के लिए 2/3 बहुमत से सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। बिना सीनेट की स्वीकृति के किसी संधि को लागू नहीं किया जा सकता। सन 1919 में राष्ट्रपति विल्सन की जो वेल्स की संधि को सीनेट को स्वीकृति नहीं दी गई थी, जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रीय संघ का सदस्य न बन सका। राष्ट्रपति सीनेट की राजी करने के लिए कई प्रयत्न भी करता है। वह सीनेट की जो है विदेशी संबंधी वाले कमेटी को अपने हाथों में रखने का प्रयत्न भी करता है। संधियों की बातचीत के समय भी वह सीनेट की जो है प्रभावशाली सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर लेता है, ताकि उसके पश्चात उसकी आसानी रहे। तो राष्ट्रपति हार्डिंग्स ने वाशिंगटन निःशस्त्रीकरण संधि करते समय सीनेट में दोनों राजनीतिक दलों के सीनेटरों को संबोधित भी किया था, और 1928 ईस्वी में राष्ट्रपति केलोगो ने भी पेरिस पैक्ट करने के समय इस विधि का प्रयोग किया था। तो ये सारे कहते हैं ना कि एक ही जैसा होता है, और लागू करना ना करना दे तो उनकी इच्छाओं पर ही निर्भर भी करता है। यदि बात करें अगली पॉइंट की तो यह है कार्यकारी समझौता यानी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। कई बार राष्ट्रपति के लिए सीनेट की संधि की स्वीकृति लेनी कठिन हो जाती है, तो उस समय दूसरे देशों के साथ संधि करने के स्थान पर राष्ट्रपति कार्यकारी समझौता कर लेता है, जिसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति जो है रूजवेल्ट ने जापान के सम्राट के साथ एक कार्यकारी समझौता किया था, जिसका संबंध जापानी विदेशियों के साथ था। इस प्रकार के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन की जो है रूजवेल्ट से कार्यकारी समझौता द्वारा ही बरतानिया की जल सेना के अड्डे की जो है अदला बदली में 50 विध्वंस जहाज दिए थे। उसका डर था कि यदि यह संधि के द्वारा किया गया तो संभवतः सीनेट स्वीकृति न दे, परंतु यदि सीनेट चाहे तो राष्ट्रपति को किसी विशेष विषय के संबंध में कार्यकारी समझौता करने से मना भी कर सकती है। अगर उदाहरण देखें तो 1972 में सीनेट ने एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति निष्कासन का जो है पुर्तगाल के साथ एक जो है कार्यकारी समझौता करने पे मनाही भी कर दिया था। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर बात करें यहाँ पर व्यापारिक समझौता का, तो आधुनिक युग में देश की विदेशी नीति इसे बहुत ही जो है सीमा तक आधारित होती है कि उस देश ने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की व्यापारिक समझौता किए हैं। इस समझौता को सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, और इससे शक्ति के द्वारा भी राष्ट्रपति किसी भी देश से संबंधी विदेशी नीति का आकार बदल भी सकता है। तो ये पावर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके लिए है। बात करें अगली पॉइंट की राजदूतों और निजी प्रतिनिधियों का नियुक्ति, तो ये बात भी राष्ट्रपति पे लागू होती है। संविधान के अनुसार राजदूत और काउंसलरों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, परंतु इसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कई बार राष्ट्रपति सीनेट के कुछ सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए उस व्यक्ति को भी राजदूत नियुक्त कर देता है, ठीक है, जिसे मजबूर करता है, जिसे वह स्वयं पूर्ण विश्वास नहीं रखता। इसलिए राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अपने जो है निजी प्रतिनिधि नियुक्त भी कर लेता है। इसकी नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। यह प्रथा राष्ट्रपति वाशिंगटन से ही आरंभ हुई, जिन्होंने सिर मैरिस को अपना जो है विशेष दूत बनाकर लंदन भेजा था, और कई राष्ट्रपतियों ने चलते फिरते राजदूत नियुक्त भी किए, जिन्हें हैरीमंस का नाम वर्ण योग्य है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बनती है। यदि बात करें विदेशी राज्यों और सरकारों को मान्यता देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आता है। द पावर रिकॉग्नाइज ऑफ न्यू नेशंस, नए बने राज्य का सरकारों को मान्यता देना विदेशी नीति का एक बहुत बड़ा यत्न है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की थी और 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्यवादी चीन को भी मान्यता दी। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी नीति में एक नया मोड़ आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीनेट विदेशी नीतियों के नियंत्रण करने में पर्याप्त सीमा तक भागीदार है, परंतु यह एक योग्य और बुद्धिमान राष्ट्रपति अपनी शक्ति का यदि ठीक तरह प्रयोग करे तो वह सब चाहे देश की विदेश नीति भी बदल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आता है। बात यहाँ पर अगर आता है राष्ट्रपति की रक्षा तथा संबंधित शक्तियाँ, तो रक्षा संबंधित शक्तियाँ भी जो है अमेरिकन राष्ट्रपति के पास बहुत होती है। संविधान के दूसरे अनुच्छेद की दूसरे धारा में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के थल और जल सेना का मुख्य सेनापति होगा। एक सेनापति के रूप में राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह चाहे जहाँ चाहे सेना भेज सकती है। संविधान इस पर यह रोक लगाता है कि युद्ध के घोषणा वह नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, यानी शक्ति जो है कांग्रेस को दिया गया है। जब संविधान बना तो हेमिल्टन जैसे नेताओं ने इसकी सैनिक शक्तियों को कम कहा, परंतु आज राष्ट्रपति के रक्षा संबंधी बहुत प्रभावशाली शक्ति प्राप्त है। यह ठीक है कि वह युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है, परंतु वह अमेरिकन सैनिक को उन स्थानों पर भेजकर लड़ाई मोल ले सकता है जहां शत्रु हो। इस प्रकार कांग्रेस स्वयं ही युद्ध की घोषणा करने पर विवश हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति मेलकिन ने जो है स्पेन से युद्ध करने के लिए कांग्रेस के विवश कर दिया, क्योंकि उसने एक लड़ाकू जहाज हवाना के बंदरगाहों पर भेज दिया था। इसी प्रकार राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी कांग्रेस के स्वीकृति के बिना ही अमेरिकन सैनिक कोरिया के युद्ध में भेज दिए थे। हेमंस ने लिखा है कि जो है शीत युद्धों में गड़बड़ युद्ध के जो है घोषित युद्धों के इस युग में प्राय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध करने के अधिकार को हड़प लिया है और इस प्रकार युद्ध की घोषणा करना अब एक रस्म बनकर रह गई है। अब तो कांग्रेस ने स्वयं ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह जिस समय चाहे परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। इसलिए रक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस का हस्तक्षेप नाम मात्र ही रह गया है। तो ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट बात है। यदि बात करें राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों का, तो वैधानिक शक्ति में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अमेरिकन राष्ट्रपति का पद बहुमुखीय है। जैसे पेस्टर ने भी अपने शब्दों में कहा था कि संयुक्त राष्ट्रपति मुख्य वैधानिक, मुख्य प्रबंधक और अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली का मुख्य विदेश नीति चालक होता है। यानी यूएसए प्रेसिडेंट इज द चीफ लेgislators of chief executive and the chief conductor of the foreign policy in a American political system। तो इस प्रकार राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का मुख्य प्रबंधक ही नहीं होता है, तो इसका कानून बनाने में भी बड़ा भाग है। यह ठीक है कि अमेरिकन संविधान शक्तियों के पूर्तिकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार वैधानिक शक्तियां कांग्रेस को सौंप दी गई है, परंतु रोक और संतुलन के सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति को कई वैधानिक के द्वारा कानून बनाने और प्रभाव डालने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है, न ही उसके बाद विवाद में भाग ले सकता है और न ही से भंग भी कर सकता है। परंतु पोस्टर के शब्दों में संविधान के अमेरिका के संवैधानिक विविध के प्रारंभ और अंत में दोनों ही राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया था। निसंदेह प्रत्यक्ष रूप से जो है वैधानिक अधिकार न रखते हुए भी अमेरिकन राष्ट्रपति का कानून निर्माण में काफी हाथ है, जिसे हम अगली बातों पर स्पष्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है संदेश भेजने की बात। तो संदेश भेजने में जो है राष्ट्रपति और मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न ही उन्हें कांग्रेस के बैठकों में भाग लेने तथा बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति जब चाहे कांग्रेस को संदेश भेज सकती है, ठीक है, और शासन तथा देश के हित के लिए आवश्यक तथा उचित सुझाव भी दे सकती है। संविधान के दूसरे अनुच्छेद के धारा 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के समय समय पर राज्य के अवस्थाओं के विषय में सूचना देगा और उस पर विचार विमर्श करने के लिए ऐसे कानून का सुझाव देगा जो उसके विधि के अनुसार जो है आवश्यक तथा उपयुक्त हो। इस आधार के अनुसार जो है राष्ट्रपति कांग्रेस को उसके अधिवेशन के आरंभ में संदेश भेजता है,
जिनमें शासन की आम रिपोर्ट होती है और कुछ आवश्यक कानूनों को पास करने की मांग भी की जाती है। इन संदेश जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं कांग्रेस में जाकर पढ़ सकता है या लिखित रूप में भेज सकता है, तुलना लगभग इंग्लैंड के तख्त से दिए गए भाषण से भी की जा सकती है। राष्ट्रपति लिखित संदेश भी भेज सकता है और कुछ राष्ट्रपतियों ने स्वयं जाकर भी कांग्रेस के सामने अपने संदेश रख सकते हैं। वाशिंगटन और विल्सन के स्वयं जाकर संदेश के तरीकों को अपनाया गया और 1975 में स्वेज संकट के समय राष्ट्रपति जो आइजनहावर ने कांग्रेस को व्यक्तिगत संदेश भी भेजा था। और कहते हैं 28 अप्रैल 1883 को कांग्रेस को जो अधिवेशन में अपने जो एक विशेष जो है व्यक्तित्व में राष्ट्रपति रंगहेन ने जो है राष्ट्र और कांग्रेस के आग्रह भी किया कि वे उन्हें मध्य अमेरिकन कार्यक्रम को स्वीकार करें। देश भर में प्रचारित उनके इस भाषण का प्रथम उद्देश्य जो था लसवाल्डोर के लिए $11 करोड़ की प्रस्तावित अमेरिकी सहायता कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करना था। जब कोई राष्ट्रपति कांग्रेस को संबोधित करता है तो वास्तव में वह संपूर्ण राष्ट्र को संबोधन होता है और इसके द्वारा वह जनता के प्रार्थना भी करता है कि वह कांग्रेस पर दबाव डालकर उसके द्वारा बताए गए आवश्यक कानून पास करवाए। कांग्रेस के समक्ष जो वैधानिक सुझाव आते हैं उनका बड़ा भाग राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझाव होते हैं। यह ठीक है कि कांग्रेस पर कोई जो है संवैधानिक बंधन नहीं है, परंतु वह इनकी आसानी से आंखों से ओझल नहीं कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। यदि बात करें हम यहाँ निषेधाधिकार का या वीटो पावर का, तो यदि राष्ट्रपति कानून निर्माण के आरंभ में प्रभाव डाल सकता है तो वह कानून बनाने की विधि के अंत पर भी खड़ा हो सकता है। संविधान के अनुसार कांग्रेस के द्वारा पास किया गया बिल तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे। इसलिए जब कांग्रेस के दोनों सदन बिल पास कर लेते हैं तो वह बिल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकृति की शक्तियों को दो प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर पहली तो शक्तियाँ यही है कि यदि राष्ट्रपति किसी बिल को पास होने से 10 दिन के अंदर अपनी आपत्ति के साथ कांग्रेस को लौटा देता है तो इसके विधि के अनुसार अस्वीकारित कहते हैं। परंतु यह निषेधाधिकार वीटो पुण्य नहीं होती है। यदि कांग्रेस दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से उसे दोबारा पास करके भेज दे तो अपनी स्वीकृति देना ही पड़ती है। राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर बिल पर स्वीकृति देने या न देने का निर्णय करना पड़ता है। यदि इस 10 दिन तक राष्ट्रपति बिल पर कोई निर्णय न ले तो 10 दिन के बाद उस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मान ली जाती है और बिल कानून बन जाता है। परंतु शर्त यह है कि कांग्रेस का उस 10 दिनों के अधिवेशन चलता रहे। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है पॉकेट जो निषेधाधिकार का, पॉकेट वीटो पावर की। कई बार राष्ट्रपति का जो निषेधाधिकार पुण्य बन जाता है यदि कांग्रेस की 10 दिन पूर्व ही बैठक उठ जाता है तो जो है बिल जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने कई कार्यवाही नहीं की है अर्थात स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया है स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति कई बिलों को समाप्त कर सकता है। यह अस्वीकृति संपूर्ण होती है, इसे हम जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है। यह अस्वीकृति बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि देखा जाता है कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के पिछले दिनों में ही जल्दी बहुत कानून पास करती है और इस प्रकार राष्ट्रपति इस वीटो का भी भली प्रकार प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति क्वीनलैंड ने 414 विधायक अस्वीकार किए थे जिनमें से 107 नियमित और 307 पॉकेट जो निषेध अधिकार थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 371 विधायकों को नियमित निषेध अधिकार द्वारा जो है 260 विधायकों को पॉकेट निषेध अधिकार द्वारा अस्वीकार किया गया था। राष्ट्रपति कॉटन ने भी 31 बिल पर निषेधाधिकार प्रयोग किया जबकि राष्ट्रपति रीगन ने अपने पहले 4 वर्ष में सिर्फ 39 बिलों पर निषेधाधिकार को प्रयोग किया। साधारण निषेध को भी रद्द करना कांग्रेस के लिए कोई सरल काम नहीं होती है क्योंकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ही प्रस्ताव पास करके उस निषेध को रद्द किया जा सकता है। इसमें निर्णय ने भी अधिकार को राष्ट्रपति की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया जिसे जो है निषेधाधिकार कार्यपालिका की आत्मरक्षा वचन स्वीकार किया और वह जो है राष्ट्र के कानूनों और अधिकारियों के संचालन के मार्गदर्शन के साधनों को रूप में निर्धारित हो गया। वह प्रत्येक कानून के लागू होने वाले सामान्य प्रणोदन की शक्तियों के रूप में विकसित है और उसे कार्यपालिका के कानून निर्माण में विधान पालिका की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया जैसे कि वह कांग्रेस के सदन हो। उसके पश्चात है विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित समय पर होते हैं परंतु साधारण
अवसर पर जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के दोनों सदनों अथवा एक सदन का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और इस दिनों के समय के बारे में मतभेद होने पर वह आवश्यक समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति अधिवेशन की अवधि भी बढ़ा सकता है। विशेष अधिवेशन में कांग्रेस केवल उन विषयों पर ही विचार करता है जो राष्ट्रपति उसके सामने रखते हैं। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ कानून निर्माण पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रभाव डालने के कुछ और साधन के ऊपर, तो ये बात साफ होता है कि उपयुक्त शक्तियों द्वारा जो है राष्ट्रपति कांग्रेस पर बहुत प्रभाव डालता है और ये शक्तियों तो उसे संविधान के अनुसार प्राप्त है, परंतु उसके अतिरिक्त कई और संवैधानिक साधन भी है जिनसे वह अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाने पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अगर बात करें नियुक्तियों के अधिकार से प्रभाव, तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राष्ट्रपति 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वह इन नियुक्तियों के द्वारा सेनेट की जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने साथ कर लेता है, क्योंकि वह इनकी सिफारिशों के अनुसार ही नियुक्ति करता है। यदि कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो उसे यह आशा नहीं रहती है कि उसके मित्र आदि नौकरियों ले सकेंगे, परंतु यह प्रभाव राष्ट्रपति पद के प्रारंभ में ही प्रभावशाली होते हैं जब नई नियुक्तियाँ करनी होती है। उसके पश्चात आधुनिक युग में कानून बनाना एक बड़ा तकनीकी कार्य बन गया है। कांग्रेस के सदस्य जिन्होंने कानून निर्माण करना होता है, यानी कांग्रेस के पास जो है निर्माण करने की पूरी सदस्यता दी गई है, यानी कानून बनाने की। साधारणतः तकनीकी बातों से अनजान होते हैं, इसलिए इनकी कानून निर्माण करते समय प्रबंधन अफसरों की राय लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति इन नौकरशाहियों के मुखियों होते हैं, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों पर अपना प्रभाव भी स्थापित करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दल का नेता होता है, तो राष्ट्रपति अपने दल की मशीनरी के द्वारा कांग्रेस में अपनी पार्टी के सदस्य से अपनी आवश्यकता अनुसार कानून पास करवाने के प्रयत्न भी करता है, क्योंकि अगले चुनाव में वह उन्हें दल की टिकट से वंचित कर सकता है यदि वह उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो आगे है राष्ट्र के नेता के रूप में इसका प्रभाव क्या होता है। तो जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के जो है संवैधानिक कार्य पर राष्ट्र का नेता होने के कारण भी प्रभाव डालता है। वह अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा आम जनता से प्रार्थना भी कर सकता है कि वह देश के अच्छे राज्य प्रबंधन के लिए कांग्रेस पर प्रभाव डाले, ताकि उसके दिए हुए सुझावों को कांग्रेस कानूनी रूप दे। राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रेडियो पर अगेठी के पास बैठकर भाषण इन फायर चैट दिया करता था, इसलिए इन प्रभावों के द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस के आवश्यक कानून बनवा ही लेता है। उपयुक्त बातों से यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि राष्ट्रपति के पास कई वैधानिक अधिकार है, परंतु इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां सीमित है। इसमें लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि वह नीति का आरंभ कर सकता है, परंतु इस पर वह नियंत्रण नहीं कर सकता है। वह अपने संदेशों के द्वारा कानून का आरंभ तो करवा सकता है, परंतु उसको यह कभी विश्वास नहीं होता है कि वो उसकी कानूनी रूप दे सकेगा या नहीं। अब बात आती है अगला पॉइंट, जिसमें उसको शक्तियों के रूप में है वित्तीय अधिकार। बात यदि करें वित्तीय अधिकार का, यानी फाइनेंशियल पावर का, तो कहते हैं वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है, परंतु राष्ट्रपति को भी वित्त संबंधित थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त है। बजट राष्ट्रपति के देख रेख में तैयार होती है और बजट को पास करना या न करना, उसमें कमी करना कांग्रेस का अधिकार है। उसके पश्चात है न्यायालयिक शक्तियाँ, यानी जुडिकल पावर। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ भी है। राष्ट्रपति को क्षमा करने, दंड घटाने और स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 2 अनुभाग 2 के अनुसार जो है महाभियोग को अपराधियों के अतिरिक्त जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी को वह क्षमादान दे सकता है, अर्थात जो है प्राण दंड को पुण्य अतिरिक्त समय प्रदान भी कर सकता है। ही शैल बी पावर टू द ग्रांट ऑफ रिवॉर्ड टू द प्रोडेंस फॉर्म टू द ऑफिसर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एक्सपेक्ट इन केस ऑफ इम्प्लीचमेंट, यानी संवैधानिक न्यायालय के यह निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने के पश्चात कानून की दृष्टि में वह व्यक्ति उसी तरह अनजान हो जाएगा जैसे वह अपराध करने से पूर्व था, परंतु क्षमा समिति या शर्त के अधीन भी हो सकती है। राष्ट्रपति मृत्यु का दंड घटाकर उम्र कैद दंड कर सकता है। राष्ट्रपति आम क्षमा भी दे सकता है। आम क्षमा का अर्थ है कि कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर यदि कोई अपराध किया है तो उसकी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जो सख्त विद्रोह करने वाले सभी व्यक्तियों को राष्ट्रपति जैक्सन ने जो कुछ शर्तों पर छोड़ दिया था, और 1974 में राष्ट्रपति फेडरल ने अपनी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति निष्कर्षण को क्षमा प्रदान भी किया था।
वाटरगेट कांड के सदर्भ में राष्ट्रपति निक्सन पर अनेकों आरोप भी लगाए गए थे। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट था न्यायिक शक्तियों के रूप में। उसके पश्चात आता है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि भारत में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान में बहुत विस्तार से किया गया है। परंतु अमेरिका में संकट के समय समस्त शासन की भागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। संकट का निर्णय भी राष्ट्रपति ही करता है। कांग्रेस भी संकट का सामना करने के लिए अनेकों शक्तियां राष्ट्रपति को दे देती है। संकट के समय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को जितना अधिक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। उदाहरणतः प्रथम महायुद्ध के दौरान, जो 1914 से 18 के दौरान हुई थी, राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध के अंतर्गत 14 सूत्रीय अधिकारी का प्रयोग किया था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी युद्धकालीन शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया था। युद्ध के दौरान नागरिकों को बहुत से अधिकार स्थगित भी कर दिए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसमें शक्ति, इमरजेंसी पावर के विषय। यदि बात करें राष्ट्रपति के राष्ट्रीय नेता के रूप में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। निस्संदेह राष्ट्रपति दल के एक नेता के रूप में चुना जाता है, परंतु जब वह कार्यकारी का मुखिया बन जाता है तो यह केवल अपने दल का नेता ही नहीं रहता है, अतुल पुण्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व और चिन्ह बन जाता है। निस्संदेह अमेरिकन संविधान शक्तियों का वितरण करता है और राष्ट्रपति को इस कारण से सामूहिक नेतृत्व भी प्राप्त होती है, परंतु लोगों में सदा एक नेता का भूख रहती है। वो आवश्यकता न हो तो कांग्रेस पुण्य कर सकती है, न सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथों में चला गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सामूहिक देश के प्रतिनिधित्व कर सकता है। कोई भी सीनेट का सदस्य चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, कमजोर से कमजोर राष्ट्रपति का भी सामना नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस से दिया गया आदेश या भाषण सारे देश तथा विश्व के लिए महान महत्व रखता है। जनता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रपति द्वारा पथ प्रदर्शन किए जाने की प्रतीक्षा में रहता है। वुडरो विल्सन ने कहा है कि राष्ट्र की जनता राष्ट्रपति की आशा करती है कि वह अपने राजनीतिक दल के नेता और साथ ही सरकार के कुछ कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करे, और जनता इस कार्य में राष्ट्रपति की ओर से कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होता है। मुनेरो ने भी इसलिए भी व्हाइट हाउस को देश का सबसे बड़ा मंच बताया है। जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सारा राष्ट्र नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर देखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति की संयुक्त राज्य अमेरिका की पुकार माना जाता है और पश्चिमी गुट का नेता होने के कारण अमेरिकन राष्ट्रपति विश्व की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालता है। विदेशी संधि के विषय में राष्ट्रपति द्वारा दी गई घोषणा केवल अमेरिका के लिए महत्व नहीं रखती है, तुल सारे विश्व इसके ध्यान से सुनता है। लक्ष्य के शब्दों में भी बात पूरे साफ था कि किसी दिन उसे वाशिंगटन की राष्ट्रीय दृढ़ता के लिए जॉर्ज पंचम चित्र स्वीकृति करना पड़ सकता है। उसे मंगलवार को अमेरिकी में क्रांति की कन्याओं का स्वागत करना पड़ सकता है तथा बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा संघ का स्वागत करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि उसे बलचारों के नाम संदेश भेजना भी हो, विदेशों से आए हुए शाही अतिथियों से मिलना हो, न्यायाधीशों के साथ भोज में सम्मिलित होना हो या विदेशों से आए हुए शाही अतिथियों से मिलना हो, न्यायाधीशों के साथ भोज में सम्मिलित होना हो अथवा राजदूतों को मनोरंजन के लिए आयोजित समारोह में भाग लेना हो, तो सभी में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। वो अपने दल की राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता को नियुक्त भी करता है और उसकी सलाह से पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण पदों की भर्ती भी की जाती है। उसके दल के पदाधिकारी दल के सभी महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णय के बारे में उसे परामर्श भी करते हैं और उसके विचारों को बहुत अधिक महत्व भी दिया जाता है। अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए धन संग्रह में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि राष्ट्रपति के दल का ही कांग्रेस में बहुमत हो तो उसे कांग्रेस के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार विधायक अथवा बजट पास करने में बहुत आसानी रहती है। परंतु अमेरिकन राष्ट्रपति का अपने दल के विधायकों पर उतना नियंत्रण नहीं है जितना कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में दलीय संगठन ढीला और विकेंद्रीकृत है, इसलिए राष्ट्रपति को अनुशासन के स्थान पर सहयोग से अधिक काम लेना पड़ता है। अगली बात आता है राष्ट्रपति की स्थिति। देखिए, राष्ट्रपति की स्थिति इसी बात पे निर्धारित होती है
कि राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर वर्णन यह स्पष्ट होता है कि उसका पद बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल कार्यपालिका का ही प्रमुख नहीं बल्कि राज्य का भी मुख्य है और राष्ट्र के प्रतीक है। वह केवल कार्यकाल का ही नेतृत्व नहीं करता है बल्कि कांग्रेस और कभी कभी न्यायपालिका का भी नेतृत्व करता है। इसमें विनोद का कहना है कि जब संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि कार्यपालिका शक्तियाँ एक राष्ट्रपति के हाथ में निहित होगी तो उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि किसी दिन ये जो है 9 शब्द राष्ट्रपति को इतनी शक्तिशाली सौंप देंगे जो कि आज का लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को नहीं मिली हो। इसमें सीवर्ट ने राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था कि हमारे 4 वर्ष के लिए सम्राट का चुनाव करते हैं और कुछ सीमाओं के अंदर उसे कुछ शक्तियां प्रदान भी करते हैं जिनकी जो है व्याख्या वह स्वयं भी कर सकते हैं। बी इलेक्ट टू द किंग फॉर द 4 years एंड गिव टू द अब्सोल्यूट पावर विद इन द कंटेनर लिमिट्स विच इज आफ्टर ऑल ऑफ द कैन इंटरप्टेड टू विद हिमसेल्फ। यानी राष्ट्रपति की शक्ति की व्यापक है तथा जो है स्वयं विवेक का उसे पुण्य अवसर प्राप्त होती है। संकट काल में तो उसे तनाशाह की शक्ति भी मिल जाती है। सर हेनरी मेंस का कहना है कि राष्ट्रपति शासन करता है और राज्य नहीं करता, यानी शासन करता है राज्य नहीं करता है। शासन का कोई काम जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। तो यह कई बातों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तिशाली है, जैसे कि कांग्रेस उसे अपने पद से नहीं हटा सकती है। वह इंग्लैंड के राज्य से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह अपनी शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है। आज राष्ट्रपति का चुनाव वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होती है और इसे जो है राष्ट्र का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी बना दिया करते हैं। कहते राष्ट्रपति विल्सन ने इस पद के महत्व को बताते हुए कहा था कि समस्त राष्ट्र ने उसको चुना है और उसे पास राष्ट्रपति के अतिरिक्त और कोई दूसरा नेता नहीं है तथा उसे सभी राष्ट्रीय मामलों में बोलने का अधिकार है और एक बार जब देश का विश्वास तथा प्रशंसा प्राप्त कर लेता है तो कोई अन्य शक्ति या शक्तियों का समूह उसकी अविश्वास नहीं कर सकता है। वह किसी एक निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता है बल्कि समस्त जनता का प्रतिनिधि होता है। वो किसी विशेष हित के लिए नहीं बोलता है, समस्त राष्ट्र के लिए बोलता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था अमेरिकी के राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में जो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण था। हमने हर एक अंक के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जाना और समझा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था और तिरपान स्टडी सेंटर यही चाहता है कि जितना हो सके उन बच्चों तक भी ये पहुँचना चाहिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फाइनल ईयर में है, 5th सेमेस्टर में है और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने में तिरपान सहायता करने की आवश्यकता है। और सहायता करने के लिए आपको कुछ अधिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे।